डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते। और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देगी। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के शो में। एंड आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट के अचीवर्स प्रिया से एंड जानेंगे उनके सफलता का राज, किस तरह से उन्होंने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन में क्या क्या मुश्किलें आई, उनका उन्होंने कैसे सामना किया और इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। एंड हम सब बहुत खुश है प्रिया कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, सीएसआर ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 149। तो इसके लिए हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हम सब बहुत खुश है प्रिया, एंड ये हमारे लिए भी बिग अचीवमेंट है कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, प्रिया रघुवंशी, ये इंदौर से। और प्रिया ने जो अपनी एमएससी वो बायोटेक्नोलॉजी से की है, ग्रेटर नोएडा से। और जैसे एमएससी होते 2024 में एमएससी होने के बाद उन्होंने सीएसआर का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। आईएफएस के लाइव कोर्स में उन्होंने प्रिपरेशन किया, सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, एंड प्रिया का इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो प्रिया, मेरा सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि आपको आईएफएस के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर यूट्यूब से ही मिली है। अच्छा, यूट्यूब से ही मिली। और प्रिया, जैसे और एक कि प्रिया ने जैसे ही एमएससी कंप्लीट होती है आईआईटी इंदौर में ही उन्होंने जेआरएफ के पोस्ट के ऊपर अभी वो रिसर्च भी कर रहे हैं, और अभी आईआईटी इंदौर में बैठ के वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो प्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो क्या आपने लाइव नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए थे लाइव बैच से? सर पहले तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ना प्रेफर किया था। हम्म। उसके बाद मैंने जो सेकंड अटेम्प्ट किया विद प्रिपरेशन, तो मैंने बैच ज्वाइन किया था। यस। और जैसे प्रिया, जब एमएससी के बाद में बायोटेक्नोलॉजी होने के बाद फिर जैसे आप अभी आईआईटी इंदौर में, तो ये थोड़ी जर्नी बताइए कि आप उस पोस्ट पे कैसे गए? सर बेसिकली मैं इंदौर में ही रहना चाहती हूँ, प्रेफरेंस था क्योंकि मैं इंदौर से हूँ। हम्म। बाकी मैंने काफी जगह और भी अप्लाई किया था, हम्म। पर तो तमिलनाडु में मुझे एक मिला था, बट वो काफी दूर था, तो फिर हाँ। के बाद फिर यहाँ का कुछ नोटिफिकेशन चेक करती रहती थी सर रेगुलर। आईआईटी इंदौर में अगर कुछ एलिजिबल मैं जिसमें रहूँ, ये मैंने अप्लाई किया था और फिर उसका इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद मैंने ज्वाइन यस। और प्रिया, जब जैसे ही आपने एमएससी के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की सीएसआर की, तो फिर आपने अपनी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी कि जिसके वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? आपने किस तरह से रिविजन किए थे? सर मेरी बेसिक स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने 10 मिनट्स को टारगेट किया। हाँ। 10 मिनट्स इतना अच्छे से किया था कि मतलब मुझे वो छोड़ने का मतलब दुख ना हो। हाँ। स्पेसिफिकली सेक्शन जो सी रहता है उसमें बहुत सारे 75 क्वेश्चंस होते हैं एंड वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली। हम्म। So in that we don't have so much time to read every question. हम्म। तो अगर हमने सिर्फ 10 मिनट्स ही की होंगी अच्छे से, तो हम सिर्फ जो क्वेश्चंस उन्हीं से होंगे उसी को हम ट्राई करते हैं, तो उससे हमारा थोड़ा टाइम बचता है। हाँ। और जैसे प्रिया, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी होता है, कि वही हमें बताते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? सर आई पास से ही की थी, जो पीवाईक्यूज अवेलेबल रहते हैं और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो मतलब साइड बाय साइड में टाइम मैनेज करके। हम्म। और प्रिया, जब आप प्रिपरेशन कर रही थी तो प्रिपरेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, तो आपने कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया? सर वैसे मैं यहाँ पे जेआरएफ की पोस्ट पे हूँ, तो मतलब लैब का भी वर्क रहता था, बट हाँ। साइड बाय साइड मैंने डे में भी मतलब प्रिपेयर किया, हम्म। लंच टाइम में और बाकी टाइम में, और बाकी नाइट में भी। बेसिकली नाइट का ही टारगेट रहता था क्योंकि मुझे
टाइम तभी मिलता था। यस। और जैसे प्रिया हम देखते हैं ना कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारा निगेटिविटी आता है, और निगेटिविटी में ओवर थिंकिंग होता है और हमें बहुत मतलब पढ़ाई भी नहीं होती, तो उस टाइम पे हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आपका मोटिवेशन का ऐसा क्या सोर्स था कि जो आपको हमेशा ही मोटिवेटेड रखता था पढ़ाई के लिए? मेरा प्राइमरी मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स है। ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है हर चीज में, हर डिसीजन में। तो मेरा मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स। हम्म। और जैसे प्रिया हम देखते हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम में मिस्टेक को कम करो और निगेटिव मार्किंग को कम करो। तो आपने मिस्टेक्स को कम करने के लिए क्या प्रैक्टिस की थी? सर प्रैक्टिस यही कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट जिससे हम करते हैं, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा किया था कि क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। हम्म। जितने बार हम क्वेश्चंस करेंगे उससे ज्यादा हमारा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिससे और पता लगेगा कि हमारा क्या लेवल है और हमें कितना प्रिपरेशन करना है ताकि हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सके। यस। और प्रिया जैसे हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम कितना देते हो कौन से यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए। तो वैसे प्रिया आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर मैंने 10 यूनिट्स प्रिपेयर किए। यस। और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था, क्योंकि रिविजन्स में कौन से यूनिट को कितना टाइम देना है उसका मैनेजमेंट आपने कैसे किया? सर मैंने पहले वो यूनिट्स टारगेट की जो मतलब मुझे पसंद थी, लाइक बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स। पहले मैंने इन्हें कंप्लीट किया, के अकॉर्डिंग फिर सेल बायोलॉजी, मॉल बायोलॉजी, लाइट बायोलॉजी, मतलब ऐसा किया कि जो खुद को पहले पसंद है वो पहले टारगेट करके कंप्लीट के बाद बाकी यूनिट्स की। हम्म। और प्रिया जैसे अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हाँ? तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको उसके फास्ट आंसर करने। ओके। ओके। तो प्रिया जैसे लाइफ साइंस के इतने सारे यूनिट्स है, लाइफ साइंस के प्लस एप्टीट्यूड है, तो आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है? फिर बायोकेमिस्ट्री। वाओ। और आपको डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। यस। और सीएसआर में जैसे पार्ट ए बी सी होते हैं, तो आप सबसे पहले कौन सा पार्ट करते? फिर पार्ट सी। पार्ट सी। और आपको सबसे इजी पार्ट कौन सा लगता है, आपका फेवरेट पार्ट? सर पार्ट बी। पार्ट बी। और डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? फिर तो पार्ट सी ही होता है। पार्ट सी होता है। यस। और जैसे प्रिया हम देखते हैं कि लाइफ साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत डर लगता है कि निगेटिव ना हो जाए, निगेटिव मार्किंग से। तो एग्जाम में क्या आपको भी निगेटिव मार्किंग से डर लगता है? यस सर, नेगेटिव मार्किंग से डर तो लगता है। यस। और प्रिया जैसे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ साइंस में तो हम देखते हैं कि पार्ट सी एंड पार्ट बी में कौन से क्वेश्चन करोगे, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन है। तो आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की थी? सर मैंने जो बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स है इनको पहले टारगेट किया क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरी थोड़ी अच्छी। मैंने पहले वो यूनिट्स और वो क्वेश्चंस टारगेट किए जो मैं इजीली कर सकूं। यस। और उसके साथ जैसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े अप्लाइड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपके सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन से? सर फेवरेट क्वेश्चन वही होते हैं मतलब जो हम सॉल्व कर पाए। हाँ। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। सर न्यूमेरिकल। यस। तो मतलब आपको मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता है? सर यस। और जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हम रोल ये एप्टीट्यूड का भी देखते हैं हमारे रिजल्ट में, तो क्या एप्टीट्यूड की भी प्रिपरेशन आपने की थी? यस सर, मैंने एप्टीट्यूड के लिए भी प्रिपेयर किया था। हाँ। और जैसे हम जब एग्जाम्स देते हैं तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पार्ट ए बी सी को कितना टाइम दोगे, टाइम मैनेजमेंट कैसा करोगे। तो आपने एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? सर मैंने सबसे पहले पार्ट सी किया था, उसको मैंने 1.5 आवर दिया था। हम्म। के बाद जो 1 आवर था वो पार्ट बी को दिया था और लास्ट का जो हाफ आवर था। हम्म। और जैसे प्रिया हम देखते हैं कि एग्जाम में जब आप बैठते हो तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो। तो क्या एग्जाम में आप
खुद को कैसे पॉजिटिव रखते थे, कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते थे, एग्जाम के प्रेशर को कैसे मैनेज करते थे? सर सबसे ज्यादा यही रहता है कि वो एग्जाम अगर क्रैक होगा तो उसके बाद जो हमें खुशी मिलेगी उसका सोच के मैं स्ट्रेस करती हूँ यस। कि अच्छा कुछ होगा लाइफ में, और नहीं भी होता है तो सर कुछ और लिखा होगा। हाँ, बट एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हो जाता है एग्जाम्स में आप देते हो। और जैसे प्रिया, हम देखते हैं कि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर एग्जाम से पहले बहुत डर लगता है, 10-15 मिनट जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट जाते हैं, स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, प्रेशर आता है, निगेटिविटी आती है। तो क्या आपको ऐसे डर लगता है एग्जाम से पहले? ये सर लगता है और शुरू मिनट्स। हाँ प्रिया, बहुत बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो बट आपको क्विक क्विक क्वेश्चन नहीं मिलते, सिक्वेंशियल 8-10 क्वेश्चन अगर नहीं हुए तो हमें स्ट्रेस आता है, तब डर लगता है। तो ऐसा हुआ था एग्जाम में? सर लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, उस टाइम हमें जो हमारी यूनिट्स जो है जिसके लिए हम मतलब कॉन्फिडेंट है उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने चाहिए तो आसानी से हो सके। यस। और एग्जाम्स में पेशेंस रखने चाहिए, धीरे धीरे क्वेश्चन मिल जाते हैं। वैसे प्रिया, हम देखते हैं कि अगला एग्जाम में भी जुलाई अगस्त में हो सकता है। हमारे बहुत सारे लाइव बैच के स्टूडेंट, यूट्यूब के स्टूडेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए प्रिया, जो आपको लगता है कि जिससे उनका भी रिजल्ट आपकी तरह इतना अच्छा आ जाए? सर बेसिक स्ट्रेटेजी आई थिंक वही है कि आप उतनी ही यूनिट्स करो जो आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 13 यूनिट्स पूरी भी टारगेट करोगे तो ना ही इतना टाइम है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और ना ही इतना टाइम है कि आप उसको रिवाइज कर पाओ। तो सबसे है कि जितनी यूनिट्स करो उसे अच्छे से करो, और रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। जितनी बार रिवीजन हो पाए उतनी बार करना चाहिए। यस यस। और प्रिया, जैसे आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, CSIR ऑल इंडिया रैंक 149 JRF, तो फिर अब फ्यूचर आपका ड्रीम क्या है? अब आप क्या करेंगे? सर आई विल जॉइन PhD। यस। और जैसे प्रिया, अब हम देखते हैं कि जैसे CSIR एग्जाम्स में बहुत बड़ा सिलेबस है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 13 है, एप्टीट्यूड है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं कि जो इन्फॉर्मेटिव है, जिनमें याद रखना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो क्या ऐसे टॉपिक भी आपने प्रिपेयर किए थे? नो सर, मैंने डेवलपमेंट बायोलॉजी छोड़ी है, अच्छा। एनिमल फिजियोलॉजी छोड़ी है, डाइवर्सिटी छोड़ी है, क्योंकि सर याद रखने वाला काम नहीं हो पाता। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा विश्वास रखती हूँ। यस। और जैसे प्रिया, बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स बनाते, फ्लो चार्ट्स बनाते और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बुलेट पॉइंट्स लिखते, तो क्या आपने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे? यस सर, मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे और बुलेट पॉइंट्स बना के मैंने काफी जगह टैग करके भी रखा था, ताकि कितनी बार देखूं कितनी बार मैं उसे याद कर सकूं। यस। और प्रिया, जैसे IFS में लास्ट में यूट्यूब पे सीरीज होते हैं, एग्जाम मैपिंग सीरीज, JRF एक्सप्रेस, अंतिम वार आखिरी बार, महाकुंभ, तो क्या ये भी आपने अटेंड किए थे? यस सर, ये भी मैंने अटेम्प्ट किए थे। मेरे पास जितना टाइम हो पाता था मैं वो लेक्चर्स देख लेती थी, हाँ। जैसे रात में, क्योंकि वो शाम को ही होता था 6-7 बजे। तो यस। उसके बाद पढ़ा करती तो जैसे प्रिया, आपने लाइव बैच भी किया है, लाइव बैच के साथ आपने एग्जाम मैपिंग, अंतिम और आखिरी बार सीरीज भी किए, एज वेल एज आपने मतलब अच्छे से सब पढ़ा भी है। तो क्या ये सब सफिशिएंट है एग्जाम में रिजल्ट लाने के लिए, सिलेक्शन के लिए? ऑफ कोर्स इतना सफिशिएंट है, क्योंकि आई पास जो पढ़ा रहा है और जो मतलब नोट्स जो है वो भी उनका थ्योरी है, स्लाइड्स है, वो सफिशिएंट है। यस। तो प्रिया, आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, मोटिवेट किया और आपकी इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज बताई, ये सभी स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल रहेगी और उनका सबको बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक एंड थैंक हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू सर। हम सब बहुत खुश है प्रिया, ये हमारे लिए भी बिग अचीवमेंट है कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू।